स्टूडेंट आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसका पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। और इसको क्या बोलते हैं? जीव। नहीं, ये जीव विज्ञान की, वो भी किसने? हम लोग ने इसके पहले जो क्लास चली थी हमारी, ठीक है, हमारी इसके पहले जो क्लास चली थी उसमें हम लोग ने क्या किया था, 1 से 6 तक 1 से 5 तक का चैप्टर का हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे, वो सभी हम लोग ने कर लिया था। ठीक है, वो जितने भी अब तक के बात करते हैं 1 से लेके 5 तक ऑब्जेक्टिव क्या किया था, हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव क्या किया था, ये हम लोग ने फिनिश कर लिया था। और आज इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके हम लोग 10 तक का। ठीक है, 6 से लेके जो 10 तक का चैप्टर है उसका आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब बात कर सकते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल सभी बात करते हैं जितने आपके पे पीवाई में जितने भी आए होंगे, इससे आज आपके सारे क्या करो क्वेश्चन आपको कवर कराने वाली हुई इस क्लास में हम लोग देखने। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए, अगर आपके अगर कोई भी प्रिपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, कुछ भी अभी तैयारी नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, आप नहीं कर पाए रिवीजन, तो आज हमारे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए और हमारे साथ रिवीजन कीजिए। ठीक है, वरदान बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। अल्फा शीट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, आपको ज्वाइनिंग करना है। या तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन है, सारे आपको मिल जाएगी। बातें समझ में आई आपको? बताइए, इतनी सब समझ आई। और इसमें सब कुछ मिलेगा, जैसे कि आप बात कर सकते हैं, डेली क्लासेस तो मिलेगा ही। इसमें जितने भी आप डाउट है, आपको आप तुरंत कॉल करके डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट है। आपको सब कुछ डेली नोट्स वगैरह तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट जितने क्लास चलेंगे उसके जस्ट बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर टेस्ट की बात करें, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। बैच का नाम क्या है? वरदान बैच। क्लियर है बातें यहाँ? तो हम लोग इस क्लास में क्या करने, इसके पहले हम जो हमारी क्लास चली थी, 1 से 5 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया था। जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसका पूरा 1 शॉट की तरह बता सकते थे, पूरा मैंने एक क्लास में करवा दिया। और आज की क्लास में भी मैं क्या करने वाली हूँ, बात करती हूँ ये जो आपका है 6 से लेकर 10 तक का क्या है, पूरे एक साथ कराने वाली हूँ, पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्न हो। और आपके बात करते हैं, इस वाले बैच में आपको ना दो दो टीचर मिलने वाले। ठीक है, इस बैच में आपको पूरे दो दो टीचर मिलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के दो टीचर आपको इसमें एजुकेट मतलब पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप आइए, जुड़ जाइए यहाँ पे। ठीक है, और सारी प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। एग्जाम होने से पहले आप सारी जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है सब कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इससे क्वेश्चन आंसर क्या आते हैं, क्या आते हैं, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सारे टीचर आपको अलग अलग टीचर हर सब्जेक्ट मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट के आपके दो दो टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आई? ओके, अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 5 से लेके 10 करने वाले हैं। क्या 6 से लेके 10 तक का चैप्टर होगा? इसके पहले का आप जाके देख सकते हैं, इसके पहले का क्लास 1 से लेके 5 तक का मैंने करा दिया था, आपका यूट्यूब पे है, जाइए उसको देख लीजिए। और इस क्लास में हम लोग 6 से लेके 10 तक का जितने भी चैप्टर है, ठीक है, इसमें चैप्टर में जितने भी प्रश्न है बहुविकल्पी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न की बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है बढ़िया सा? बताइए, दिख रहा है बढ़िया सा, प्रॉपर दिख रहा है? तो चलिए इसका देखते हैं, इसके बाद जितने बाकी चैप्टर होंगे उसका भी करा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा, डीएनए अणु में जो साइटोसिन होता है, ठीक है, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन की मात्रा, आपको ये पता होगा कि जो डीएनए हमारा होता है, ठीक है, अगर आपको पता होगा ना कि डीएनए में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, तो बात कर सकते हैं डीएनए की बात करें, इसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन। और इसमें ये भी पता है कि एडेनिन क्या होता है, जो डबल बॉन्ड से टी के साथ जुड़ता है। ग्वानिन क्या होता है, 3 बॉन्ड से साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, और ये जो जुड़ता है, ये जो चीज है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, इसकी बात करें तो आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी के सहारे जुड़ता है। तो वही बोला, अगर साइटोसिन इसकी मात्रा क्या दिया, 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, किसने पूछा है, आपका डीएनए में। ठीक है, तो इसमें से कितना हो जाएगा, तो बात करते हैं 32%। ठीक है, कैसे होगा ये भी सुन लीजिए। देखिए, इसकी मात्रा पूरा मिला, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी आपका, मान लीजिए 50%। ठीक है, 50%, इसकी मात्रा कितनी है, 50%।
दोनों को मिलाकर टोटल कितना होगा, 100% ही होगा। हमको हमको रेशियो पता है कि किसी चीज का हम क्या 100% ही लेके करते हैं, कुछ भी करेंगे तो उसका 100% मान लेते हैं। अब इसमें आपको दे ही दिया है कि जब साइटोसिन की अगर मान लीजिए, तो इसमें साइटोसिन की कितनी दिया, 18% दिया है, तो 50 में से घटा लीजिए, ठीक है। 50 में से इसमें अगर 2 बचेगा, इसको आप एक उधार दे दिया है ना, ऐसे ही करते हो आप मैथ वाले जो होंगे, 4 में से 1 गया 3, तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो 32% से जुड़ के क्या बनाएगा, हमारा 50% बनाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है सबका, आप भी कमेंट करके दीजिए आंसर। हम तो देखिए इस टाइम नहीं पढ़ते कमेंट, ठीक है, लेकिन आपके सारे कमेंट करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो डेली क्लासेस का वेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमारा बेसब्री से बात करें, बहुत सारा इंतजार करते हैं, हमारी क्लासेस का वेट करते रहते हैं, तो उनको पूरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बच्चे का, जितने भी बच्चे हैं सबका एक बार कमेंट पढ़ दिया करूँ, लेकिन नहीं मिल पाता टाइम, क्योंकि लंबी क्लासेस चल जाती हैं तो उसमें टाइम मिलना मुश्किल। ओके, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे नीरज कुमार है, साहिद सैफ हैं, ठीक है, और माही मौर्य हैं, फिर क्यूटी महिमा है, प्रिया है, प्रिया, और ये बहुत हमारी डेली क्लासेस देखती, बहुत सारे इसमें बच्चे हैं, ठीक है, विराट हैं, जमीर खान है, रोबिन कुमार हैं, यादव राकेश हैं, ठीक है, यश कुमार हैं, ओके, प्रिया प्रिया पांडे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे डेली क्लासेस देखते हैं, डेली हमारे क्लासेस का वेट करते रहते हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए डेली क्लासेस लेके आया करें, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले इतना भरोसा रखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी होंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह जो भी होंगे, कोशिश करेंगे आपको एग्जाम के पहले सब, ठीक है, सब कुछ सारे क्लासेस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ दे दे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले को, एक क्वेश्चन तो समझ में आया ना, कैसे 18% आया, कैसे उसका आंसर 32%। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। यहाँ से अगर डीएनए आपने पढ़ा होगा, तो हमारा अनुवांशिक जेनेटिक वाला है, तो उसमें आपने डीएनए पढ़ा होगा, तो उसमें आपको है कैसे क्या किससे मिलकर बना है, क्या चीज किसका कितना प्रतिशत है, कौन कौन सा बॉन्ड है, किसके साथ जुड़ा है, ये सब उसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड की बात करता है, तो इसमें क्या जाएगा, किससे किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें बात करते हैं शुगर, शुगर हो जाता है, और एक नाइट्रोजन का मुक्त बेस होता है, इससे मिलकर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है। ठीक है, डीएनए अणु अभी मैंने बताया ना, डीएनए का बात बताया, तो डीएनए में मैंने बताया था क्या क्या होता है, एडनिन होता है, ग्वानिन, ठीक है, और आपका क्या होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन और साइटोसिन, साइटोसिन होता है। ओके, तो इसमें पूछा है डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार, ठीक है, और हमको पता है कि 2 बेस होते हैं, कौन कौन से होता है, एक तो हमारा प्यूरिन होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक हमारा प्यूरिन होता है, दूसरा हमारा पिरिमिडीन होता है। ठीक है, एक हमारा प्यूरिन होता है, दूसरा हमारा पिरिमिडीन होता है। अगर प्यूरिन की बात करें, डीएनए की बात करें, प्यूरिन की बात करें, तो इसमें क्या क्या आता है, एडनिन और ग्वानिन। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है हमारा, इसमें बात कर सकते हैं, इसमें क्या आता है, एडनिन आता है और ग्वानिन आता है, और इसमें क्या आता है, थायमिन और साइटोसिन आता है। ठीक है, थायमिन और साइटोसिन। क्लियर है। इसका तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्यूरिन बेस होता है, इसमें एडमिन और ग्वानिन आता है, और जो पिरिमिडीन होता है, इसमें थायमिन और साइटोसिन आता है। क्लियर है बातें। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते, अगला प्रश्न है, डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा तो पता है ह्यूमन का भी जो जेनेटिक, देखो अनुवांशिक पदार्थ का मतलब ध्यान देना, अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या है, कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, अगर अनुवांशिक पदार्थ का बात करें, अगर अनुवांशिक पदार्थ की बात करें, तो इसकी बात करें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल का कार्य क्या होता है, कि हमारी कोई भी जो गुण होता है, ये हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जाने का कार्य करता है, वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसमें बात करें डीएनए में निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है,
किसका आपका अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो बात करते हैं इसमें क्या क्या है। टीएमपी दिया है और आपका क्या दिया है, बैक्टीरियोफेज दिया है, फिर ए और बी मतलब टीएमपी और बैक्टीरियोफेज दोनों इनमें से कौन। तो इसमें बोला है निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें देखो बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, लेकिन सबका नहीं होता है, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए। तो मैं बोला कुछ ही होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मतलब बात कर सकते हैं, एक जनरेशन से जो पूर्वज वाली जनरेशन से न्यू जनरेशन में मतलब अगले अगले जनरेशन में आने वाली जो पीढ़ी होती है उसमें पहुंचाने का जो कार्य होता है, जो कैरेक्टर होते हैं, जो क्योंकि हमको पता है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, ठीक है, अगर बकरी है तो बकरी का बच्चा बकरी ही पैदा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कैरेक्टर होता है, जो गुण होता है, उसका हूबहू दिखने का जो कैरेक्टर। अब तुम ये मत बोलो कि उसके कलर का, उसका साइज का, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, उसकी जो जाति होती है, उसकी जो पूरी प्रजाति की बात करी कि उसके हूबहू उसका जो देखता है, ठीक है, जैसे मान लो बकरी है, अब बकरी का बच्चा बकरी होगा ना, ऐसा तो है नहीं, बकरी का बच्चा सांप हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो वही जो गुण है कि बकरी का बच्चा बकरी हो रहा है, उसी की तरह उसका कैरेक्टर, उसी की तरह उसका चेहरा दिख रहा है, उसी की तरह हूबहू उसका कैरेक्टर है, उसके जो वर्क अबाउट है कि वो भी घास खा रहा है, ये सभी जो चीजें हैं मतलब अपनी जाति को आगे बढ़ाना, कि आने वाली जब जो जनरेशन है, आने वाली जो आगे पीढ़ी है, अपनी जो जाति है उसको जाति को कायम रखना। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी जातियां होती है कि जो क्या करती है, क्लाइमेट को, पर्यावरण को अपने अपनी तरह से नहीं ढाल पाती या फिर उनके हिसाब से नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी प्रजातियां आज के जनरेशन में जो विलुप्त हो चुकी, ठीक है, ध्यान सुना होगा ना कि बहुत सारी जातियां संकटग्रस्त हो चुकी। संकटग्रस्त मतलब आने वाले समय में वो खत्म हो जाएंगी। विलुप्त का मतलब बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, पहले तो थी लेकिन अब एकदम नामो निशान ही खत्म हो चुका, बस उनको किताबों में पढ़ सकते, ठीक है। और जो संकटग्रस्त है कि मतलब आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर की बात करें तो वो भी खत्म हो जाएंगी। तो वही बात करें कि अगर बहुत सारी प्रजातियां ऐसे नष्ट हो जाती है जो क्या करती है, क्लाइमेट को, जो क्लाइमेट जो पर्यावरण चेंज होता रहता है उसको नहीं झेल पाती हैं, उससे खत्म हो जाती, क्योंकि हमारा जो आने वाला पर्यावरण है, अलावा क्लाइमेट की बात करें तो हमेशा आने वाले की बात करते, समय की बात करें तो हमेशा चेंज ही होता रहेगा, ठीक है। पहले आपने देखा होगा पॉपुलेशन बहुत कम था, लेकिन अब क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो वैश्विक जो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, काफी ज्यादा की बात करें आजकल जो आपके न्यूज में भी बहुत ज्यादा है, नेट जीरो की चर्चाएं काफी ज्यादा, उसमें क्या है, कार्बन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है उसकी मात्रा को जीरो करना, ठीक है, किससे क्या हो, जो ग्रीन हाउस की बात करें, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जिससे हमारी जो बर्फ है वो पिघल रही है, ठीक है, इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो समुद्र के आसपास की सारी शहर है, जो महानगर है, ये सारी डूब जाएंगी, परले आ जाएगा, सोच लो। इससे देखो फायदा भी है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज होता है उसका बस हानिकारक है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही, सुन लो, थोड़ा सा 1 मिनट की टाइम देके सुन लो। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे क्लाइमेट, अगर मान लो बर्फ पिघलेगा तो क्या बस नुकसान होगा, आने उसके आसपास की मान लो शहर डूबे, लेकिन अगर बर्फ पिघलेगा तो पता है तुमको, जो बर्फ की साइड की बात करूँ, जो जो कनाडा वगैरह की जो ऊपर की साइड है जहाँ पे पूरी बर्फ वगैरह से ढकी हुई है, अगर वहां से पूरी बर्फ निकल जाए, ध्यान सुनना, जो हमारे ऊपर की एरिया, अगर मान लो ये पूरा हमारा पूरा पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, अगर ऊपर क्या है पूरा बर्फ जमा है, ठीक है, इधर कनाडा वगैरह जो भी देश हमारे हैं, उसकी बात करें, अगर ये बर्फ पिघल के नीचे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ जो बर्फ के नीचे ढकी हुई जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो बर्फ के नीचे ढकी, तो वो सब क्या होंगे, मिल जाएंगे। और जो वहाँ की मिट्टी है, जो जमीन है, वो बहुत उपजाऊ है, ठीक है, वो कृषि के लिए क्या होंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। तो वही कह रहे हैं कि कुछ के फायदा, क्योंकि हर चीज के आज के जनरेशन की बात करें, चाहे दुनिया की बात करूँ, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका लाभ ना हो, हानि ना हो, ठीक है। तो हर चीज का लाभ है, हर चीज की हानि। क्वेश्चन कहाँ था, कहाँ से कहाँ था, कोई बात नहीं, वापस आते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं, इतना बताना था बता दिया, अब वापस आते हैं, छोड़ो, जेनेटिक मटेरियल से कहाँ घुसा दिया ना, कोई बात नहीं। देखो कुछ पता था, वापस आ जाओ, मैंने पूरा बता दिया तुम्हारा क्लाइमेट वगैरह चेंज कैसे होता है, थोड़ा सा मैंने करके सारा बता दिया, उसमें मिक्स करके बता दिया, कोई बात नहीं। देखो अब आ जाओ वापस, इसकी बात करते हैं जो अनुवांशिक पदार्थ, इस पे इतना ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कुछ बैक्टीरियोफेज का उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, ठीक, क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसका जेनेटिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है, जस्ट मैंने अभी बताया, ध्यान सुनना, हमने क्या बताया तुमको, डीएनए में क्या होता है, ठीक है, एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। अब यही आरएनए की बात बताए, ठीक है।
अगर आरएनए की बात बताए तो आरएनए में क्या होता है, एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरोसिल होता है, ठीक है। और टी की जगह पे जो थाइमिन है उसकी जगह पे क्या होता है, हमारा यूरोसिल प्रेजेंट होता है। बातें समझ में आई? इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तब तुमको पता चला कि आरएनए में ये होता है, डीएनए में ये होता है, तब हमको पता है कि डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में क्या नहीं होता, हमारा यूरोसिल नहीं होता है। तब तुम बता सकते हो कि क्या यहाँ पे क्या है, यूरोसिल। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरोसिल क्या होता है, हमारे डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा आरएनए में प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आई बातें? बताओ, क्लियर है इतनी? आ रही है ना? आगे चलते हैं। देखो न्यूक्लिक अम्ल के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बंध होता है। मैंने अभी बताया था ना, बता दो कौन सा बंध होता है। मैंने अभी ऐसे बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के बाद और के साथ जुड़ता है, 3 बॉन्ड से जुड़ता है। और ये जो बॉन्ड होता है, ये जो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, पहली बात है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं याद होता है। अरे इसको थोड़ी ना याद करना है, उसको पढ़ना है, इसको समझना है, फिर आंसर टिक करना है। अगर तुम चैप्टर अच्छे से पढ़े होगे ना, गारंटी देते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट करके बताते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे करते हैं कि मैम बताइए इसका। मैं वही क्लास में पढ़ा, लेकिन बच्चे क्या है, ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन। जबकि मैं वही क्वेश्चन क्लास में ही बता के जाती हूँ, और उनका ध्यान क्या होता है, कमेंट पे होता है। तो कमेंट चैटिंग वगैरह थोड़ा सा, जो कमेंट चैट है उसमें थोड़ा कम ध्यान दिया करो। जो क्वेश्चन है कम से कम इस पे ध्यान दे दो, एग्जाम में ये काम आएगा, वो चैट काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान दे, तो इस पे क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ये चीज तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये बता रही हूँ कि जो बॉन्ड होता है ये किससे कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दो दोनों जो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्लियर इतनी बातें? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बी डीएनए, ठीक है, कि एक पूर्ण घुमाव जो हमारा बी डीएनए होता है। तो ये हमको पता है कि डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। डीएनए हमारा क्या होता है, ऐसे। और हमारा बी डीएनए होता है, एक जेड डीएनए होता है, ठीक है। बहुत सारा डीएनए होता है, लेकिन पढ़ना आपको 2 ही डीएनए है चैप्टर में। तो ये बोला है जो बी डीएनए होता है कि एक पूर्ण घुमाव नाइट्रोजनी बेस में कितने पेयर होते हैं। तो इसको पता हमको 10 पेयर होते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनी बेस में कितने पेयर होते हैं, हमारे 10 पेयर होते हैं, ठीक है। कितनी होती है, 10 होता है, 10 पेयर होता है, ध्यान देना, ठीक है, बी डीएनए में। आगे चलना, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर है क्या है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या है, हमारा जो पॉलीमर है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के पाइरीमिडीन में पाया जाता है। अभी मैंने बताया था, बता दो। मैंने बताया था अभी, प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों बताया था। प्यूरिन भी बताया था, प्यूरिन में क्या होते हैं और पिरिमिडीन में क्या होते हैं, ठीक है। इसमें भी बताया था और इसमें भी बताया था। तो बताओ, तो बात करते हैं पिरिमिडिन में क्या होता है, हमारा थाइमिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। थाइमिन और साइटोसिन होता है, और प्यूरिन में हमारा क्या होता है, बाकी तुम बता सकते हो, मैं नहीं बता रही इसमें, ठीक है। इसका बता दो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीएनए के पूछ रहे हैं, इसमें लिख सकते हो एडेनिन होता है और क्या होता है, हमारा ग्वानिन होता है डीएनए में, ठीक है। ये किसमें पूछ रहे हैं, डीएनए में की बात कर रही हूँ। आगे चलना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग में है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो पेंटोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पेंटोस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जो हमारा डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज की बात करी तथा राइबोस शर्करा की बात करी, एक ही वर्ग में एक ही वर्ग के जिन्हें कहा जाता है, तो पेंटोस कहा जाता है, ठीक है। आगे चले। अगला प्रश्न है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड की जो व्यवस्था होती है, जो बात करते हैं, जो उसकी एक सीक्वेंस होती है, व्यवस्था की बात की, जो सीक्वेंस की बात किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो एक्सरे ठीक है, क्रिस्टेलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा क्या होता है, इसकी व्यवस्था को। जो हमारे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये जो डीएनए के जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें जो बेसेस होते हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा देखा जा सकता है, ओके, ठीक है।
बात करते हैं ये हमारा किसके द्वारा देखा जाता है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आप नंबर काफी ज्यादा है, क्योंकि हमको क्या करना है 6 से लेके 10 तक करना है, ठीक है। 6 से लेके 10 तक के चैप्टर हम लोग को क्या करना है इस क्लास में फिनिश करना है, तो क्वेश्चन आप नंबर ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन जो आएगा मैं उसको समझा के पढ़ाऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। क्वेश्चन क्या है, जब डीएनए के एक विकिरण टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं 82 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, तब क्या होता है इसमें, तो बताओ इसमें क्या होगा, इसका जो विकुंडलन हो जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा विकुंडलन हो जाता है, इसका विकुंडलन हो जाता है। जब हम लोग किसी चीज को उसका टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, इसमें किस पे टेम्परेचर पे रखा है 80 डिग्री से 90 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, तब इसका जो डीएनए सीक्वेंस होता है जो इसका क्या जगह विकुंडलन हो जाता है। वैसे तो कुंडल रहता है ना, फिर उसका खुल जाता है, विकुंडलित हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, ध्यान दो, जो न्यूक्लिक अम्ल हमारा होता है जो एंजाइम द्वारा खंडित मतलब टूट जाता है, देखो ऐसे मान लो ये हमारा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस ऐसे भी डीएनए का जब तो ये क्या हो रहा है कि खंडित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में क्या होता है ये टूट जाता है, ठीक है, ये खंडित हो जाता है, किसके द्वारा होता है, किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो जो न्यूक्लिएज के द्वारा होता है, ठीक है, क्या होता है न्यूक्लिएज के द्वारा क्या होता है ये खंडित हो जाता है, क्लियर है बात है, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आरएनए के पिरिमिडीन में पाया जाता है, देखो उसके पहले हम लोग डीएनए डीएनए पढ़ रहे थे ना, अब देखो आरएनए का पूछ रहे हैं, आरएनए का बताओ, एक तुम्हारा प्यूरिन हो गया, दूसरा तुम्हारा पिरिमिडीन, चलो बताओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आरएनए के पिरिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो बात करें साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है, ठीक है, साइटोसिन एंड यूरोसिल पाया जाता है, और इसमें क्या होता है हमारा एडेनिन पाया जाता है, और इसमें ग्वानिन पाया जाता है, ठीक है, बातें समझ में आई। इसमें हमारा क्या होता है, जो एडेनिन होता है वो यूरोसिल के साथ 2 बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन क्या होता है 3 बॉन्ड से साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये किसकी की बात कर रहा है, ये हमारा आरएनए की बात, ध्यान देना, आरएनए डीएनए में डिफरेंट की बता, तुम डिफरेंट भी लिख सकते हो कि उसमें क्या होता है, आरएनए में एडेनिन होता है, यूरोसिल, साइटोसिन और ग्वानिन होता है, और डीएनए में क्या होता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब तुम अंतर में भी लिख सकते हो, इसका पूरा नाम अंतर में लिख सकते हो, इसमें कितने बेस पाए जाते हैं ये लिख सकते हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लिख सकते हो, सब कुछ इसमें लिख, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ये सभी तुम उसमें भी डिफरेंस में लिख सकते हो, ठीक है, बढ़िया है, बताओ, तो ऐसे तुम पढ़ के जाओगे धूमधाम से लिख के आओगे, मजे में लिख के आओगे, ठीक है, बताओ, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, हो जाएगा ना आगे, अरे इसका ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूरोसिल किससे संबंधित है, ये तो तुम देख के बता सकते हो, यूरोसिल किससे संबंधित होता है, तो आरएनए से संबंधित होता है, ठीक है, यूरोसिल किससे संबंधित है, आरएनए से, क्योंकि इतना बताने के बाद तो इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं बची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीकोडांस किस में पाया जाता है, तो एंटीकोडांस क्या होता है टीआरएनए में पाया जाता है। आपको पता है कि आरएनए हमारा क्या होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है, एक हमारा ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा क्या होता है मैसेंजर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है 3 प्रकार का आरएनए होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आरएनए हमारा होता है 3 प्रकार का होता है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है, हमारा टीआरएनए में पाया जाता है, क्लियर है बातें, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आरएनए के आधार पर अनुक्रम अगर ये है, ठीक है, अगर ये बोल रहा है, देखो ध्यान सुनना, आरएनए के आधार पे, आरएनए के आधार पे एडेनिन है, यूरोसिल है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरोसिल, ग्वानिन और एडेनिन है, ये आधार का सही आधार पे, ठीक है, सही आधार अनुक्रम में ये डीएनए का पूछा है, ठीक है, देखो ध्यान देना, डीएनए का पूछ रहा है कि डीएनए में क्या होगा, इसका इसका डीएनए में क्या हुआ, तो हमको तो पता है ना, इधर सुनो, आरएनए में क्या होता है एडेनिन का यूरोसिल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एडेनिन का थाइमिन होता है, बाकी दोनों सही है, तो बस ये चीज ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है आरएनए में तुम्हारा ये होता है, डीएनए में हमारा ये होता है, किससे एडेनिन के साथ तुम्हारा थाइमिन जुड़ता है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना, एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा के रखना, ओके, क्लियर इतनी बात है, ये बताओ।
तो अगर डीएनए की बात करें, ठीक है, तब देखो डीएनए में क्या, अब हमको पता है डीएनए में क्या हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखने देना, अब ये तुम्हारा कट गया, ठीक है, ये तुम्हारा कट गया क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा क्या है, टी से शुरू हुआ, तो ये पहले ही कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू दिया है, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि यू का क्या हो जाएगा, यू का हमारा क्या होता है, ए हो जाएगा। अब देखो ए कहाँ कहाँ पे है, ये कट गया हमारा, ठीक है। अब बचा सिर्फ ये दोनों बचा, ठीक है, सिर्फ ये दोनों बचा। अब देखो सी का पता है कि सी का क्या हो जाएगा, हमारा जी हो जाता है, और जी का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तीनों में कॉमन है। अब इसके बाद सी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, इसका भी जी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये भी कट गया क्योंकि यहाँ पे तीनों सी सी दे दिया है, तो ये भी कट गया। अब हमको इसका आगे करने की जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बातें समझ में आई? तो दिमाग यहाँ भी लगा देना, जरूरी नहीं कि सब कुछ याद ही कर लें, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं होता है कि सब कुछ रट्टा। कभी कभी क्या होता है कि जो कम बच्चा पढ़ता है वो भी काफी अच्छा नंबर ला लेता है, कैसे ऐसे ला लेता है, ठीक है। उसके पास दिमाग होता है कि अगर मान लो हमको क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन हमको पता है ना कि ऑप्शन नंबर क्या है, मतलब ऑप्शन में ये पता है कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे तुमको क्वेश्चन याद करना, कुछ क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमको याद नहीं आ रहा, याद करने की जरूरत ही नहीं है कभी ऑप्शन में। ऑप्शन में याद करने वाली चीज नहीं होती, क्योंकि वहां पे कुछ भी ऑप्शन देगा। तुमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन कुछ भी रहे, हमको जो हमको क्वेश्चन का आंसर पता है वही होगा, ठीक है। क्लियर है? बताओ। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है, ठीक है। ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होता है वो कब बनता है, तो बात करते हैं। ये हमारा क्या होता है, डीएनए के सतत, आपका क्या है, ये नहीं होगा आपका डीएनए के असतत द्विगुणन पे, ध्यान देना। डीएनए के असतत जो द्विगुणन होता है इस पे भी बनता है, और डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है एंटीकोडाल्स। जो एंटीकोडाल्स होते हैं किसमें पाया जाता है, तो टीआरएनए में, अभी मैंने पढ़ाया था, अब इसके पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एंटीकोडाल्स किसमें पाया जाता है, तो टीआरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। जो डीएनए का सांचा होता है आरएनए निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो डीएनए सांचे पे क्या, देखो डीएनए का सांचे का मतलब क्या है, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। अब जब इसका द्विगुणन होता है, ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, अब जो ये टूटता है, ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, यहाँ से नया बनता है, तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे फॉर्म होता है ना, मतलब ये जो पुराना डीएनए है ये तुम्हारा मातृ डीएनए है। अब इसका जब न्यू डीएनए में बनने का जो प्रोसेस, जो यहाँ का जो प्रोसेस होता है वो आरएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद आरएनए बनने के बाद ही हमारा डीएनए बनता है। ये कभी मत सोचना कि डीएनए से डायरेक्ट डीएनए बनता है, नहीं, आरएनए बनने के बाद हमारा डीएनए बनता है, ठीक है। वहां पे होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, उसके बाद ही हमारा क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक है, ठीक है। संदेशवाहक मतलब मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा है, ठीक है। संदेशवाहक मतलब मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा है। आरएनए कोडान को बांधता है उसे क्या कहते हैं, तो एंटी कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी कोडान। जो हमारा ट्रांसफर आरएनए क्या बोल रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक मतलब मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए से क्या है, मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा है। फिर जो कोडान होते हैं को बांधता है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग एंटी कोडान कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट है, ठीक है। प्रारंभ कूट कौन सा है, तो देखो ध्यान सुनना, इसमें क्या है, प्रारंभ कूट कौन सा है, तो हमारा क्या है, एडनिन है, यूरोसिल और तुम्हारा ग्वानिन है। फिर उसके बाद क्या है, ग्वानिन, यूरोसिल और ग्वानिन है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रारंभक कूट होता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं अब, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न है ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो क्यों, कौन किया था, जैकब और मोनार्ड ने किया था। ये हमारे वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला है ओपेरॉन मॉडल का प्रदर्शन, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन करता है, ठीक है। जो ओपेरॉन मॉडल होता है वो क्या करता है, जीन का जो रेगुलेशन होता है उसको ये प्रस्तुत करने, प्रदर्शित करने का कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोबाइल, ठीक है ध्यान सुनना क्या लिख रखा है, नया वर्ड है, ध्यान से सुन लो, ये क्या बोला है, मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। मतलब तुम्हारा खंडित जीन जो होता है, ठीक है, ये भी होता है, अरे सॉरी खंडित जीन नहीं, तुम्हारा जो जंपिंग जीन होता है, ठीक है, जंपिंग जीन को भी कहते हैं, और तुम्हारा जो ट्रांसपोजीन होता है इसको भी कहते हैं। तो ये हमारा जिसको होता है, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कहा, ठीक है, मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है, ठीक है, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है, तो बात करते हैं अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, ठीक है, किसका करता है, अनुदेशी जीन क्रियाविधि का ये क्या करता है, प्रतिनिधि करता है, कौन, लैक ओपेरॉन। देख लो लैक ओपेरॉन को कितना घुमा घुमा से कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है, तो लैक ओपेरॉन भी ध्यान से पढ़ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछ। क्लियर है बातें, आगे चलते। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, एक लाइन सुन लो इस पे, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किसमें, तो बहुत सारी ऐसे बात करते हैं, अगर जिससे जीन का पता है कैसे डीएनए का मैचिंग कराना कि क्या है उसका, उसका डीएनए सीक्वेंस क्या है, ये इसमें सीक्वेंस पहचान दे कि अगर मान लो कोई भी अपराध हुआ है या फिर चोरी डकैती कुछ भी हुआ है, रेप वगैरह जो भी बलात्कार होता है, इससे क्या होता है उस पर पहचान करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे जो सीआईडी वगैरह दिया जाता है, क्राइम ब्रांच वगैरह जो भी चलता है, ठीक है, उस पे क्या दिखाता है कैसे भी कैसे अपराधियों को कैसे मिलता है, या फिर मान लो जो बच्चे जो छोटे बच्चे अगर खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उनका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किससे मैच किया जाता है, उनके पेरेंट्स से मैच किया जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है आज के, इससे बहुत सारे अपराध अब कम हो गए जिसे पहचाना जा सकता है, और ये बहुत सटीक आंसर भी देता है। ठीक है, इसका यूज है बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। इससे पूछा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, तो इसकी बात कर सकते हैं, ए और बी दोनों है, डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्या है, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों कहा जाता है। ठीक है, इसको अंगुली छाप भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंगुली छाप भी कहते हैं, अंगुली छाप भी कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होता है, डीएनए टाइपिंग भी होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी होता है। एक चीज का इतना नाम, ऐसा नहीं कि डीएनए प्रोफाइलिंग लिख दिया तो आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं। इसमें ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो लिखना वही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से तुम लिख के आओगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब में आंसर वही लिखना है, बस पूछने का तरीका अलग कर देता है। कभी कभी क्या हुआ, क्वेश्चन पूछने का सीक्वेंस अलग कर देता है, बस पैटर्न चेंज है, बच्चे घबरा जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, अरे तो वही पूछा है, थोड़ी ना कोई अलग से आया है नया डिस्कवरी करके गया है। ठीक है, वही है, बस पूछने का तरीका अलग कर देते, बच्चे घबरा जाते हो तुम लोग। तो वही लिखा करो जो तुमको याद है, कुछ अलग से मत छाप दिया करो। अगला प्रश्न देखा, आरएनए में जो डीएनए बनाता है, ठीक है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया ना, अभी हमारा डीएनए था, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या बनता है, डीएनए बनता है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीडीएनए, क्या होता है, सीडीएनए, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं हम लोग सीडीएनए कहा जाता है। आगे चलना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सुकेंद्रकों में टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, 5 एसआरएनए और आरएनए एवं यस आरएनए ए के अनुलेखन में कौन अंतर्ग्रस्त है। ध्यान देना, जो क्या बोल रहा है, पहले टीआरएनए की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, टीआरएनए की बात कर रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ तक टीआरएनए बोला, उसके बाद क्या बोला है कि आपका 5 एस आरएनए, ठीक है, ठीक है, 5 एसआर, उसके और क्या बोल रहा है कि आपका आरआरएनए, ठीक है, उसके बाद आरएनए एवं यस आरएनए के अनुलेखन में कौन है। ठीक है, कितना है आपका टीआरएनए, फिर बोला 5 एसआरएनए, फिर आरएनए, फिर एसआरएनए। ये बात कर रहा है कि अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या है, अंतर्ग्रस्त है, तो बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें होगा आरएनए पॉलीमरेज आया होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमरेज होगा, पॉलीमेराज नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है डीएनए में से mRNA बनाने की जो क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या बोला है? डीएनए से mRNA बनाने की जो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अगर डीएनए से बोल रहा है कि इसमें mRNA बनता है, तो इसके बीच की जो क्रिया होती है क्या होती है? हमारी अनुलेखन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब इसके बाद क्या होता है? अगर डीएनए बनता है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? डीएनए बनता है तो यहाँ पे क्या होती है? अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन। ओके, मतलब डीएनए से अगर mRNA बनता है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, फिर mRNA से अगर डीएनए बनता है तो उसका अनुलेखन होता है। ओके, क्लियर है? तो ट्रांसलेशन होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, अनुवादन होता है और अनुलेखन होता है। क्लियर है बात है? आगे चले। अगला प्रश्न है यस, ठीक है, यस एल मिलर किससे संबंधित है? जो एस एल मिलर है ये किससे संबंधित है? ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर, यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से आपका अगला चैप्टर स्टार्ट है। वो अभी तक हम लोग क्या इसके पहले वाले 5वें चैप्टर का कर रहे थे, 6वें चैप्टर का, ये आपका 7वें चैप्टर का है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है? 7वां चैप्टर स्टार्ट है। यहाँ से आपका 7वां चैप्टर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बताइए। अगर हाँ, अगर आपके अभी भी कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, आपके स्क्रीन पे नंबर भी दिया गया है, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे सारी आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है। देखो ध्यान देना, अगर आपकी रिवीजन अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका, आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कंटिन्यू एग्जाम। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ से आपका न्यू चैप्टर भी है। ठीक है, 7वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 5वां आज 6वां हम लोग ने कर लिया, 7वां ये आपका स्टार्ट हो रहा है विकास से, इवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, एस एल मीरर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। जो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास जो है इससे क्या है? इससे संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल क्रमक होता है, सेल क्रमक क्या होता है? तो ए और बी दोनों, ये जीव रहित भी होता है, फिर नग्न चट्टानी प्रदेश भी होता है। ठीक है, क्या होता है? ये नग्न चट्टानी प्रदेश भी होता है और जीव रहित भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल क्रम कहते हैं। ठीक है, सेल क्रमक कहा जाता है। ठीक है, सेल क्रमक होता है तब ये दोनों होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है एक डीना है। ठीक है, एक ही डना है, एक ही डीना है या फिर एक डीना भी उसको बोलते हैं। ठीक है, एक डीना भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? योजक कड़ी, मतलब जोड़ने का कार्य जो एक डीना होता है, ये अवशेषी अंग नहीं विलुप्त है। ये क्या है? योजक, मतलब दो, देखो योजक अड़ी, योजक कड़ी कहा किसे कहा जाता है? जब दो जातियों को जोड़ने का जो कार्य था, दो जातियों को जोड़ने का जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? योजक कड़ी। तो ये एक डीना क्या है? ये योजक कड़ी है ना ही ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब ये होता है कि उसका कोई कार्य नहीं है, फिर भी अवशेष के रूप में ये हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे बॉडी में पाया जाता है। जो अपेंडिक्स होता है, फिर आपके कान पे जो पर्ल होता है, ये सभी क्या है? हमारे अवशेषीय अंग होते हैं, जिसका कोई कार्य नहीं है, फिर भी आ रहा है पूर्वजों से। विलुप्त कड़ी मतलब जो क्या है? खत्म, फ्यूचर में पहले था, ठीक है, पास्ट में था, लेकिन फ्यूचर में क्या है? आने वाले समय या फिर प्रेजेंट टाइम में क्या है? खत्म हो चुका है, नहीं है, उसको विलुप्त कड़ी कहा जाता है। और एकिडीना क्या है? योजक, मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला। ठीक है, क्लियर है बात है? आगे चले, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडो है। डोडो क्या है? तो ये विलुप्त प्रजाति है। डोडो क्या है? ये विलुप्त प्रजाति है, मतलब इसका नाम अनुसार ये पहले था, पास्ट में था, लेकिन फ्यूचर में खत्म हो चुका, प्रेजेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म समांतर किसमें पाए जाते हैं? तो ये तलछटी चट्टानों पाए, जो तलछटी चट्टानों होते हैं, आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन चैप्टर में। ये जीवाश्म कहाँ का समांतर किसमें पाए जाते हैं? तो ये तलछटी जो चट्टानें होती है वहां पे जीवाश्म पाए जाते हैं। ये खुदाई वगैरह होता है ना, तो उसमें पाए जाते हैं। यहाँ ये है, उसमें बहुत प्रकार के हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टाने का रूपांतर, और उसमें बहुत प्रकार के जीवाश्म होते हैं, एक छाप होता है, एक अवशेषीय अंग पाया जाता है, तो बहुत सारी चीजें। ऐसे नहीं होता कि अभी खुदाई वगैरह का ऐसे नहीं होता, बहुत सारे इतिहास में पढ़ा कि हड़प्पा के खोद हुआ, कुछ मतलब हुआ, उसके पूरे एक शहर के शहर मिला, ये हुआ, उसकी खुदाई, तो बहुत टाइम लगता है उसमें खुदाई वगैरह करने में, उसका रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक्चुअली मतलब फाइनली वो रिसर्च वगैरह करते हैं, काफी टाइम तो लगता है, लेकिन बोलते हैं ना, इतिहास रखने के लिए मतलब कोई चीज बहुत महान बहुत बड़ा करना हो तो उसके लिए वक्त तो लगता है।
अब कोई चीज महान करना हो बहुत पूरे मतलब जब तक इंसान रहेगा तब तक उसका नामो चर्चा रहेगा, तो उसके लिए तो काफी टाइम तो लगता है ना। अब थोड़ी ना कि कल पॉपुलर होना है, आज आज पॉपुलर हुआ कल उसका नामो निशान खत्म है, ऐसा तो नहीं है। अब कोई महान कार्य करने के लिए क्या थोड़ा वक्त तो लगता है। बताओ, अगर आप ही कोई एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करो, ठीक है, जैसे जितनी बड़ी एग्जाम होती है उतनी बड़ी मेहनत भी लगती है ना। अगर आईएएस वगैरह का प्रिपरेशन करोगे तो काफी टाइम लगता है, उसमें वक्त देना पड़ता है प्रॉपरली। कॉमनली की बात करें, अगर पूरा सिलेबस भी पढ़ने की बात करो तो 1 साल तो पक्का लग ही जाता है उसको बस सिलेबस कंप्लीट करने में, पढ़ने में। तो इसके बाद अगर आप टॉप कर जाते हो तो फिर देखो कितने सारे नामो निशान, कितने मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी होती है, बहुत ज्यादा नाम होता है। मतलब एक तरह से बात करें तो आपको जो कल तक कोई नहीं जानता, आज तक पूरा दुनिया जानता है। ठीक है, तो पढ़ाई इस हद तक करो कि जो कल तक कोई नहीं जानता आज तक, मतलब उसके बाद पूरी दुनिया जाने। ठीक है, तो इस तरह पढ़ाई किया करो। तो नहीं होता है कि खामोशी इतनी मेहनत से करो कि सफलता शोर मचा। हिसाब से मैं मेहनत किया करो कि जब मतलब निकलो ना, कि इस हिसाब से तुम एग्जाम में, देखो तुम्हारा एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, 12th पास आउट करना है। 12th पास आउट करने के बाद तुम्हारा जो भी ड्रीम वगैरह जो भी टारगेट होगा उसको कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, 12th पास आउट करने में इतना बस, मैंने तो 2-3 महीना जो भी बचा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी टाइम बचा है उतने में इतना मतलब इतना डूब जाओ, पढ़ लो, इतना एक टारगेट बना लो, इतना टाइमिंग बना लो कि मुझे इतना चीजें इतनी टाइम में पढ़ के खत्म करना है, इतनी चीजें करनी है, ये चीज करनी है। मतलब एकदम उसमें क्या बोलते लीन हो जाओ, एक तरह से बोल देते हैं। पढ़ा होगा तुमने हिंदी वगैरह में, पढ़ा होगा कि राधा ने एकदम लीन हो गया था, बहुत तुमने पढ़ा होगा साहित्य वगैरह, जो आपका हिंदी वगैरह है साहित्य, उसमें बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी, बहुत सारा पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज है तो उसमें डूब जाओ ना, तभी तो नाम होगा। अगर तुमको पढ़ना है तो काफी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा बुक यही रहेगा, बुक यही इसी टॉपिक में से आने वाला, कहीं अलग से कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तुम्हारे इसी जगह से। ठीक है, तो अभी अपनी किताबों में डूब जाओ, फिर वक्त आएगा ना, फिर सब जमाना तुमको जानेगा। तो इस तरह से डूबो, पढ़ाई में मजा आएगा। फिर बहुत मजा है पढ़ाई में, कसम बता रहे, मजा है, बहुत मजा है। ठीक है, तो एक टाइमिंग बना लो बढ़िया सा कि हाँ इतने मोबाइल में, इतना मोबाइल में, ये नहीं कि कोई काम छोड़ो, उसके लिए एक टाइम बना लो कि हाँ इतना टाइम में मुझे बाहर घूमना है, इतना टाइम मोबाइल चलाना है, लेकिन इतना टाइम पढ़ना है तो है, कुछ भी हो जाए मुझे उतना टाइम अपने बुक्स को, स्टडी को देना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती तुम अपने लाइफ में कोई चीज मत करो, सब कुछ करो A to Z। मैं तो मेरा मेरा ये पर्पज हो जाता है, मैं कहती हूँ अपनी लाइफ में कुछ भी करो, A to Z सारे काम करो, लेकिन हाँ पढ़ाई अगर तुमको करनी है इतने घंटे तो उतने घंटे करो, कुछ भी हो जाए उतने घंटे करो। अगर तुम अपने मोबाइल के लिए 1 घंटे दे रहे हो तो तुमको सोचोगे हाँ डेली 1 घंटे दे रहा हूँ, मैं खाना रोज खा रही हूँ, तो तुम पढ़ाई के लिए क्यों नहीं दे सकते उतने टाइम। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे प्रॉपर टाइम डेली का तुम 3-4 घंटे, देखो थोड़ा सा वक्त ले रहे थे, वो गुस्सा ना वगैरह कि मैम ने पढ़ा नहीं रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो उसके लिए नहीं, बस थोड़ा सा बता रहे कि तुम अगर स्टडी के लिए तुम दे रहे हो 5-6 घंटे डेली दे रहे हो तो उतना दो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, लाइट है नहीं है, पहाड़ गिर गया, टूट गया, कुछ भी हो जाए, एग्जाम तक तो बिल्कुल दो, भले तुम्हारी मस्ती कर। ठीक है, दो। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, मजे आए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, चट्टी चट्टाने होते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, अब स्पीड बढ़ा लेते हैं, आधे घंटे में पूरे क्वेश्चन करके खाली होना है ना। आधे घंटे में खाली हो जाएगा, आधे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई नहीं, देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर काफी है लेकिन फिर भी पे कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जा रहा है हमारा, है ना। चलो, पक्षी तथा तितली का डैना कैसा अंग है, ठीक है बताओ। जो पक्षी और तितली के जो डैना दोनों उड़ते हैं, ध्यान देना, ये दोनों क्या उड़ते हैं, ये मान लो चिड़िया है, ये तुम्हारी तितली है, ठीक है, छोटा सा बना दिया, ये दोनों उड़ते हैं, हमारे में दोनों उड़ते हैं। उसकी जो डैने की बात करें, ये किस कैसा अंग है, इसके अंग की बात करें तो ये हमारा क्या है, असमजात अंग है। ठीक है, क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या, देखो असमजात अंग क्या है, इसकी उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य इसका एक ही है, कार्य दोनों क्या है, इसका जो भ्रूण उत्पत्ति होती है, जो पेट में इसका उत्पत्ति की बात करें, इसका डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी बात करते थे इसका जो कार्य है कहीं दोनों उड़ने का कार्य कर रही है। ठीक है, इसलिए इसको असमजात कहते हैं। असमजात क्या होता है, उसकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न होता है, ये आपका समजात होता है। ठीक है, क्लियर है बातें। चलो, इसका आंसर नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख व व्हेल के फ्लीपर अभिव्यक्त करते हैं। देखो अभी आ गया ना समझात अंग, क्योंकि क्या है, मनुष्य का हाथ क्या है, ये खाने में, चमगादड़ के पंख उड़ने में, लेकिन व्हेल के फ्लीपर ये, लेकिन इसका जो उत्पत्ति होता है, देखो ध्यान देना, इसकी जो उत्पत्ति होती हुई है, थोड़ी उत्पत्ति, ये समान होती है, लेकिन कार्य क्या होता है, ये कार्य क्या होता है, विभिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न होता है। ठीक है, कार्य भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी जो उत्पत्ति होती है बिल्कुल समान होती है, इसलिए समझात अंक होते हैं।
क्लियर है बातें? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में संशोधित प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? ध्यान देना, किसका उदाहरण है? तो अभिसारी क्रम विकास का। क्या है? अभिसारी क्रम विकास का ये उदाहरण होता है। क्लियर है बातें? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ट्राइटिकम एसिटिवम में से, ठीक है, एस्टिक्वम, ठीक है, एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है उसमें होता है, क्या होता है? तो 42 गुणसूत्र होता है, ठीक है। उसका जो क्रोमोसोम होता है कितना, 40, जैसे मनुष्य का होता है ना, मनुष्य का कितना होता है, 46 होता है। इस तरह बहुत सारे पक्षियों का सबका अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जो ट्राइटिकम एसिटिवम जो गेहूं होता है, जो वीट होता है, इसका जो गुणसूत्र होता है 42 होता है, ठीक है। अगर पेयर की बात करें तो पेयर में हमारा कितना हो जाएगा बताओ? 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 पेयर का होता है, 21 पेयर, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? ये किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है तो निरंतर विविधता का। क्या है ये? निरंतर विविधता का ये कारण होता है। जो नई प्रजातियों का निर्माण का जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, महत्वपूर्ण कारण होता है, तो ये हमारा क्या होता है? निरंतर विविधता का होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस स्कूल का सदस्य है? तो बताइए, प्राइमेट्स और होमोनिडी का, ठीक है। ये आपका विकास जो इवोल्यूशन चैप्टर है ना, वहां से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। बता दे रही हूँ, चैप्टर तुमको याद दिला रही हूँ, किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है बता दे रही हूँ, क्योंकि 6 से लेकर 10 ऐसे नहीं करा रही हूँ, ठीक है। आपको चैप्टर भी बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन से ऐसे, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बातें? तो देखना क्या है, मनुष्य की पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये ह्यूमन की बात कर रहा है। मनुष्य की पूछ रहा है किस ऑर्डर, किस स्कूल का सदस्य है? ये किसका है? प्राइमेट्स और होमोनिडी का है, ठीक है। जैसे अब यही बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो होमो सैपियंस सैपियंस होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ड्राइफिथक इनमें से किसके अधिक समान थे? तो ये किसके समान थे? ऐप के, जो आपका बंदर होता है, ठीक है, तो उसके समान थे, ठीक है, जो ड्राइफिथक से ऐप के थे। आगे चलना, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? किसकी बात कर रहा है ये? विकास की आयु जो होती है किसके द्वारा मापी जाती है? तो रेडियोधर्मी दिनांक या फिर रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा नापी जाती है। ध्यान देना, जो मनुष्य के विकास, जो उसके क्रमिक विकास होता है, इवोल्यूशन की बात करें जो पहले से चली आ रही है, उसकी बात करें तो आयु जो होता है किसके द्वारा मापी जाती है? तो रेडियोधर्मी दिनांक जो होता है उसके द्वारा ये मापी जाती है। जैसे हम लोग अभी बुखार नापते हैं ना, तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं ना। अगर किसी पेड़ वेड़ की अवधि नापना तो उसके लेयर से करते हैं ना, ये कितने साल की है, पेड़ क्या है। इस तरह विकास का भी सीखना, क्योंकि कोई भी चीज क्या है उसको नापने के लिए क्या है, एक मशीन बनाई गई। अभी मान लो कोई चीज मिलेगा, कुछ बहुत पुरानी वस्तु मिलेगी, तो पता करते ना ये कितनी साल पुरानी होगी, कितना साल क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ही नापने के लिए क्या होता है, हर एक चीज का उपयोग किया जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, डायनोसोर है, डायनोसोर क्या है? विलुप्त सरीसृप। क्या है? विलुप्त ये सरीसृप हो, ठीक है। डायनोसोर क्या है? ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन ये क्या था? सरीसृप, जीवित नहीं है, आदिम भी नहीं, विलुप्त उभयचर भी नहीं। उभयचर का मतलब क्या है? कमेंट करके बताओ। उभयचर मैंने बहुत, ये सरीसृप है, बच्चे देते। डायनासोर बच्चे देते हैं? बता दो तुम लोग, कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो आगे बताओ। सीनोजोइक युग जाना जाता है किससे? जाता है जल्दी जल्दी कर लेते, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। ये बताओ, सो सीनोजोइक युग जाना जाता है तो किससे? स्तनधारी तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल होता है, ठीक है। क्या होता है ये? स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों में जो काल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड टाइम होता है, ये सीनोजोइक युग जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूचरेरिया ब्रैंकोफ्टी जो आदमियों में, ये आपको देखो, ये यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से 8वां चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। 8वां चैप्टर है। क्लियर है बातें? ठीक है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यहाँ से आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यहाँ से 8वां चैप्टर स्टार्ट। क्या है? उचरेरिया ब्रैंकोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह होता है, तो ये हेलिमेंथीज का है, ये हेलिमेंथीज का है, ठीक है। आगे चलना। अगला है पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? लिख लो।
पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तकनीक का उपयोग किसकी जांच के लिए होता है, तो बात करें एचआईवी की जांच के लिए, ठीक है। एचआईवी की जांच के लिए क्या होता है, पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, ध्यान देना, पूछा है कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो जो डिप्थीरिया होता है ये विषाणु जनित, बाकी जो मम्स होता है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, ये सभी क्या होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है, सभी क्या होता है, ये वायरस के कारण होता है। लेकिन जो डिप्थीरिया है ये वायरस के कारण नहीं होता है, विषाणु जनित रोग नहीं है। ओके, क्लियर है बातें, आगे चलते हैं। अगला है विडाल जांच से किसका पता चलता है, बताओ। तो विडाल जांच से किसका पता चलता है, टाइफाइड का, ठीक है। तो विडाल टेस्ट जैसे हम लोग कराते हैं, हड्डी वगैरह टूट जाता है तो जाते हैं एक्सरे कराते हैं, बताओ, ठीक है, सीटी स्कैन वगैरह ब्रेन का कुछ हो जाता है जाते करवाते हैं ना। तो विडाल परीक्षण, जब टाइफाइड होता है तो उसके लिए क्या कराते हैं, विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल परीक्षण करवाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग, जो क्षय रोग क्या होता है, जो टीबी होता है, ठीक है, क्षय रोग क्या होता है, जो टीबी होता है, ठीक है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो ये हवा के द्वारा होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके संपर्क से फैलता है, तो हवा के संपर्क। देखो जो टीबी वाले मरीज होते हैं, जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं, वो हमेशा अपने माउथ पे क्या होते हैं, मास्क लगा के घूमते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हवा के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हवा के संक्रमण के कार्य होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है, जो प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो स्पोरोजोइट होती है, क्या होती है, स्पोरोजोइट होती है, ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला है, कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम उपयोग कर सकते हैं, तो एलिसा टेस्ट, ठीक है। तो पूरा नाम क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ठीक है, लिख लो, लिखना है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है। तो किसी भी रोग का बहुत जल्दी अगर पता करना हो कि हाँ ये रोग है, इसका बहुत जल्दी अगर पता करना हो, तो किसका परीक्षण करवाते हैं, एलिसा टेस्ट से, सबसे जल्दी सबसे फास्ट इसी से पता करते हैं कि कौन सा रोग है, ठीक है। आगे चलें, चलो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वप्रतीक्षा रोग का उदाहरण है, तो बात करते हैं जो रोमेटिक अर्थराइट्स है, ये तुम्हारा क्या होता है, स्वप्रतिरक्षा, ठीक है, का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही है ना, बताओ, थोड़ा सा फास्ट चले ना, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, पढ़ाते हैं, चलो लिखना। इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है, तो बात करें जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, ये हमारा क्या है, पश्च विषाणु। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, जो कुष्ठ रोग होता है ना, जिसमें क्या होते हैं, नाखून वगैरह झड़ने लगते हैं, जो स्किन होती है झड़ जाती है, उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, ठूठा हो जाना जिसको ना। ये किसके द्वारा होता है, तो बात करना, ये हमारा होता है माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा होता है, द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा क्या होता है, रोग होता है, जिसमें क्या होता है, नाखून वगैरह क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, ठूठा हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं, तो बैक्टीरिया के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, तो विषाणु जनित किसकी बात करें, विषाणु जनित रोग का क्या है, एक जोड़ा है, तो खसरा तथा रेबीज जो है, ठीक है, खसरा और रेबीज, क्लियर हो रहा है ना, बताओ, थोड़ा सा फास्ट चल रही हो ना। अच्छा चलो, तुम लोग भी कमेंट करके बताते रहो कि हाँ इस क्वेश्चन का ऐसा है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आगे चले, ऐसा समझ में आया, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, तो इसमें से कौन सा है जो खसरा और रेबीज होता है, कुत्ता काटने से जो होता है, रेबीज जी का टीका लगता है, बताओ, तो कौन सा है, इसके बाद तो रेबीज होता है, ठीक है, खसरा और रेबीज। एड्स, टेटनस है, काली खांसी, ये नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में दांत की बीमारी, दांत जो होता है, दांत मत लिख देना, ये दांत है, ठीक है, जो ऐसे स्किन पे हो जाता है,
अब इसका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा। तो बताया मनुष्य में जो दांत की बीमारी होती है ये कवक के द्वारा, फंजाई के द्वारा होता है। अब ये मत सुनो कि फंजाई के द्वारा रोग नहीं, तो जो दांत होता है खुजली वगैरह जो दांत हो जाता है ना, एड्स तो बहुत देखोगे रिग गार्ड का है ना, रिग वर्म का, तो ये किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अगला है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, तो एंटीजन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, एंटीजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका बढ़िया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन होते हैं। जो एलर्जी होता है ना, एलर्जी में क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो स्किन होती है, किसी पदार्थ के प्रति क्या होती है, अत्यधिक संवेदनशील हो जाती थी। किसी पदार्थ के प्रति क्या होती है, अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है, जिससे क्या होता है उसके प्रति हमारी जो स्किन है बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, जिसके क्या होती है एलर्जी का कारण। इसके एलर्जी जिसको हो जाता है उसको क्या होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। और एलर्जी एक बात ध्यान देना किसी भी चीज से हो सकती है, चाहे पानी से हो सकता है, टेम्परेचर से हो सकता है, सूर्य की रोशनी से हो सकता है, किसी भी चीज से क्या होती है एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी क्या होंगे, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ये बात करते हैं जो टाइफाइड होता है। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो टाइफाइड के लिए इसका उपयोग नहीं किया। क्लियर है बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न है, अस्थि मज्जा। जो टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है, ये हमारे अस्थि मज्जा जो होता है वहां से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो रेट्रोवायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक होता है, जो बता दो। रेट्रोवायरस जो होता है किस बीमारी का रोगजनक होता है, तो ये किसका होता है, एड्स का होता है। ठीक है, किसका होता है, एड्स का होता है रेट्रोवायरस। ठीक है, इसमें देखो सारे बीमारी का है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं कि ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये मैं बहुत थोड़ा सा मैं फास्ट करा रही हूँ, तुमको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े। तो फटाफट इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन का जवाब देना। ये क्या है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है, बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फटाफट बताओ। जो इसमें चार ऑप्शन है, ए है तुम्हारा एस्टेरॉयड है, बी लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में से कोई नहीं। तो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होते हैं वे क्या होते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, आगे चले तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, रक्त में जो प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, तो सेरोलॉजी क्या। ठीक है, क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। अगला देखना। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो एक कुंडली आरण्य होता है। ठीक है, एक कुंडली आरण्य होता है। जो एड्स विषाणु होता है का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो एक कुंडली आरण्य होता है। क्लियर है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैंसर किसके द्वारा होता है, बता दो। कैंसर किसके द्वारा होता है, तो जो ओकाजाकी जीन होते हैं उसके द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, जो सेल का जो डिवीजन होता है ये क्या होता है, अबूर्ध सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। ठीक है, उसमें जो सेल का विभाजन होता है वो क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, बता दो। इसमें से कौन से कैंसर कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं या फिर हेला कोशिकाएं। इसमें कौन सा कोशिका ऐसी, कौन सी सेल ऐसी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर कोशिका कहा जाता है। इसमें क्या है, जो बी वाली होती है हेला कोशिका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, आगे चलना। नेक्स्ट देखना। अगला है, ओकाजाकी इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो बात करते हैं जो कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जो ओकाजाकी अभी इसके पहले भी मैंने बताया था, ये क्या है, ओकाजाकी जो जीन होता है कैंसर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी किसका अध्ययन होता है, तो ये कैंसर के लिए होता है। क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखना। नेक्स्ट है, अधिक अल्कोहल लेने, यहाँ से आपका नेक्स्ट का चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से आपका दिखना इसमें,
देखना अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो बात करते हैं जो यकृत होता है, ठीक है। क्योंकि यकृत जो होता है ये हमारा क्या होता है, सब चीज छानने का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर अल्कोहल पीने से फेफड़ा नहीं खराब होता है, ठीक है। फेफड़ा तो सिगरेट वगैरह पीने से फेफड़ा सबसे पहले खराब होता है, लेकिन यकृत की बात करें, छानने का कार्य करता है। तो अगर अल्कोहल पीने से सबसे पहले क्या इसमें से खराब होगा, फेफड़ा, स्प्लीन, अमाशय। इसमें सबसे फर्स्ट खराब कौन हुआ, यकृत, क्योंकि वो क्या करता है, छानने का कार्य करता है, उसके बाद पूरे शरीर में जाता है। इसमें कौन सा, यकृत सबसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिगरेट वगैरह का बात करेगा तो फेफड़ा पहले आ जाएगा। आगे चलना, अगला है यफीम, ये भी तुम्हारा उसी में, ठीक है, उसमें है ना अल्कोहल और व्यसन का, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे लिखना, अगला है यफीम किससे किससे प्राप्त होता है, तो इसके बात करते हैं जो पापावर सेमीफेरम होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अफीम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हेरोइन जो होता है, ठीक है, ये भी हमारे क्या होता है, ड्रग होते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि हेरोइन है, इसमें से क्या है, तो बात करें डाई एसिटिल मॉर्फिन है, क्या है, डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया यहाँ सा, ठीक है, मनाया यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। तो ये कब मनाया जाता है आपका, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखना, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने कितना 8 चैप्टर कर लिया था ना, 9। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचा है, ठीक है, ये आपका 9 चैप्टर हो गया, इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद क्लास ओवर हो जाए, ठीक, 15-20 मिनट और, ठीक है। चलना देखना, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन सम्मिलित नहीं है, तो जो कार्बनिक खेती है ये आपका क्या है, पशुपालन में सम्मिलित नहीं। बाकी कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, जो मत्स्य पालन मतलब मछली पालने वाली, ये सभी क्या है, पशुपालन में सम्मिलित है। लेकिन जो कार्बनिक खेती है ये आपके पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। क्लियर है बातें, आगे चले। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शहद का निर्माण कौन करता है, इसमें बता दीजिए शहद का निर्माण कौन करता है, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी, बताइए इसमें से कौन शहद का फॉर्मेशन करता है। तो जो वर्कर मधुमक्खी होती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी, यही क्या करती है, ठीक है, यही जो होती है, जो वर्कर बी होता है, हनी बी होती है, वही क्या करती है, आपका शहद का निर्माण करती है, खाती नहीं है। ये मत सोचना कि जो मधुमक्खी होती है शहद खा जाती है, वो नहीं खाती है, ठीक है। आगे चलना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, अब बता दो, स्मट होता है, हैजा होता है, ए और बी दोनों, या फिर रानीखेत। रानीखेत कोई खेत का नाम नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है, ये रानीखेत आपकी बीमारी है जो क्या होती है, मुर्गियों में होती है, ठीक है। जो रानीखेत है ये एक बीमारी है जो क्या होती है, मुर्गियों में पाई जाती है। क्लियर है बात है, बताओ। अगला देखना, मजा आ रहा है, देखो पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मतलब मछली पालन, कभी कभी दे देगा सिर्फ पीसी कल्चर, फिर सोचते रह जाना पीसी कल्चर होता क्या है, तो इसलिए पढ़ लिया करो हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा सा। तो मछली पालन किससे संबंधित है, बता दो इसमें से। जली पौधों में, अब मछली तो पौधा है नहीं तो ये पहले कट जाएगा। रेशम कीट में ये भी नहीं है। लाह के कीट में ये भी, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही, मतलब जली जंतुओं से संबंधित है। मतलब मछली क्या होती है, पानी में होती है ना, पीसी कल्चर जो है, मत्स्य पालन जो है पानी में होता है, ना कि पानी वाला पौधा होता है, नहीं, वो जली जंतु है में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्वेश्चन है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, बताओ। जो ताइचुंग है, चाइनीज नाम लग रहा है ना, ताइचुंग, हाँ बताओ ये किसकी है, तो ये धान की होती है, क्या है, ये धान की वैरायटी है एक, ठीक है, धान की एक प्रजाति होती है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन है उच्च पैदावार रोग क्या होते हैं, जो रोग की बात करें, सोनालिका, क्या है, सोनालिका की बात करते हैं। और कल्याण सोना ये किसकी है, तो ये गेहूं की होती है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सोनालिका और कल्याण सोना होता है ये क्या है आपका, किसकी किस्म, किसकी प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजाति, ठीक है। आगे देखना, अगला प्रश्न है कल्याण सोना कौन सा किस्म है, जस्ट मैंने अभी बताया गेहूं की प्रोत, ये गेहूं की किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा गोल्डन राइस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। जो गोल्डन राइस होती है, सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं, उसमें विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पूषा शुभ्रा एक किस्म है, किसकी है, फूल गोभी की है, किसकी है,
फूल गोभी की है। जो फूल गोभी होती है ना, पूषा शुभ्रा किस में है, किसकी है, फूल गोभी की होती है। चलो आगे देखना, नेक्स्ट है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। जो रेशम का धागा होता है ना, उसमें कौन सा प्रोटीन, तो फिब्रोइन होता है। कौन सा होता है, रेशम के जो धागे होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फिब्रोइन पाया जाता है। क्लियर है बातें। अगला इसका आंसर देना सब लोग। लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन, ठीक है, रेटेन तथा प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन होगा, प्रोटीना नहीं होगा। किसकी किस्में है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन होगा। किसकी किस्में है, तो क्या हो जाएगा बताओ, चावल, मक्का, गेहूं, कपास, किसका आंसर हो जाएगा, तो ये मक्का को हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। अभी मैंने रेशम को बताया फिब्रोइन होता है ना, तो इसमें सिल्क धागे में भी क्या होता है, फिब्रोइन होता है। ठीक है, क्या होता है, फिब्रोइन होता है। आगे देखना, अगला है जो ठीक है, प्रोबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक क्या है, तो ये क्या है, सूक्ष्म जीवी, सूक्ष्म जीवी, ठीक है, जीवित भोजन में जीवित सूक्ष्म जीवी का भोजन संपूरक होता है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स। अगला है एस्टिबुलस निम्न में से क्या है। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से आपका 10वां चैप्टर, ठीक है, यहाँ से आपका 10वां चैप्टर लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी। ये अंतिम चैप्टर चल रहा है, इसके बाद आपकी ये जो क्लास चल रही है पूरा 6 से लेके आपका 10 तक का चैप्टर का जो आपका बात करते हैं मैराथन, जो आपका ऑब्जेक्टिव का जो मंथ चल रहा था, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करने से पहले ये भी सुन लीजिए, लास्ट चैप्टर है, लेकिन अगर तक आपकी कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं तैयारी कर पाए हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, सारी स्टडी वहाँ पे बढ़िया से, सारी मटेरियल आपको सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाइए, आप प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है बातें, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एस्टी बुल्गेरिस निम्न में से क्या है, तो ये सवाल होता है। जो एस्टी बुल्गेरिस होता है ये क्या है, सवाल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका सही सी वाला बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखना, अगला प्रश्न है, कोरेला निम्न में से क्या है, तो ये सवाल होता है। कोरेला जो है निम्न में से क्या है, तो ये सवाल होता है। ठीक है, कोरेला भी है, सवाल ही होता है। अगला देखना, निम्न में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है, तो इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, इनमें से सभी जो है, बात करते हैं स्पाइरुलिना की, बात करते हैं कोरेला या फिर सिंडरडेम्स की बात करते हैं, ये सभी आपका क्या होता है, एकल कोशिका प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए तो आल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं, बताइए। प्रत्येक जो जीवित पादप होती कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इसे गुण को क्या कहते हैं, तो बात करते हैं ठीक है, टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटिपोटेंसी कहा जाता है। ना कि इसको क्लोनिंग नहीं कहते, क्लोनिंग में उसकी हूबहू कॉपी बनाते हैं, आसानी सोमा क्लोन भी नहीं होता है। लेकिन मगर प्रत्येक जो जीवित पादप कोशिका होती, क्या बोल रहा है, जो प्रत्येक जीवित पादप कोशिका प्लांट की बात कर रहा है, में जो पूर्ण पौधा मतलब पूरी तरह से पौधा बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटिपोटेंसी कहा जाता है। ठीक है, पूरा पूरा मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन जो हो जाता है, तो टोटिपोटेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए, देखिए क्या है, जीवाणु जो बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति जो सेल होता है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो उसकी जो बाहरी वाल होती है, भित्ति जो होती है, ठीक है, वाल की बात कर रहा है, तो उसको तोड़कर उससे डीएनए, ठीक है, डीएनए एवं बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, कौन सा एंजाइम क्या होता है, ये कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्लियर है बातें। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, किससे कृत्रिम बीज का, तो आर्टिफिशियल सीड का फॉर्मेशन किया जाता है। ये कृत्रिम बीज का फॉर्मेशन किया जाता है, तो किससे होता है, ए और बी दोनों में। ठीक है, ए और बी दोनों में क्या होता है, कृत्रिम बीज का फॉर्मेशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन किसमें कराया जाता है, तो ए और बी दोनों में कराया जाता है। मतलब बात कर सकते हैं अलैंगिक में, फिर अनुवांशिक गुण, जो समान अनुवांशिक गुण होते हैं, इसमें दोनों में क्या होता है, सूक्ष्म प्रजनन करवाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजो, ठीक है, फ्यूजोजेन, ठीक है, फ्यूजोजेन क्या है,
इसमें पीजी है, क्या है, पीईजी है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में, सुनहरा चावल में क्या आता है, तो विटामिन ए क्या आता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, बिना निषेचन तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा, किसके द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या होता है, ठीक है, बिना निषेचन के क्या करते हैं, पौधों का उत्पादन किया जाता है, तो क्या जाएगा, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है। अगला देखना, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी में नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में नहीं है, तो किसका हो जाएगा, स्टेन हेल्थ, ठीक है, स्टेफन हेल्थ का क्या है नाम, पूरे माइक्रोबायोलॉजी में नहीं है, बाकी सबका है, लुईस पास्टर का, जेडी वाटसन का, रॉबर्ट कॉक का, ये सबका नाम माइक्रोबायोलॉजी में है, बट क्या है, स्टेफन हेल्थ का माइक्रोबायोलॉजी में इसका नाम नहीं है, ठीक है, इनका नाम नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो पता है, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक, क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो बात करते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का। फटाफट कर लेते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं तो किसमें होता है, इसका बी सी वाला ऑप्शन काफी सही, इसका किसी भी तरल पदार्थ को 70, ठीक है, 70 डिग्री पे किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, पास्चुराइजेशन। इसको क्या था, बहुत तेजी से गर्म कर दिया फिर ठंडा कर दिया जाए। अगला देखिएगा, ठीक है, विवेरी के संबंध किससे है, तो जो विवेरी वैज्ञानिक है, तो सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस संबंध, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या आप बताओगे, क्वेश्चन बताओ, इसके बाद का सारा क्वेश्चन आप बताओगे। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंद के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसे, देखो क्या बोल रहा है, फफूंद के तंतुओं से जुड़ क्या बनाते हैं, जाल जैसे संरचना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, बताओ, फ्लॉक्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये फ्लॉक्स कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्या कहलाते हैं, फ्लॉक्स कहलाते हैं, समझ में आया। चल अगला देखना, नेक्स्ट है, बायोगैस होता है, बताओ, इनमें से सभी होता है, बायोगैस में ऐसा नहीं होता सिर्फ मैथेन पाया जाता है, ऐसा नहीं है, उसमें बायोगैस में क्या होता है, बहुत सारी, ऐसे बस टिक मार क्या है ना कि बायोगैस में बस मैथेन तुम्हारा पाया जाता है, नहीं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोसल्फाइड, ये सभी गैसें वहाँ पे पाई जाती है कुछ मात्रा में, तो पहले देख लेना कौन कौन सी गैसें हैं, बस ऐसे टिक मार के मत आ जाना, ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, जो बायोगैस होता है ना, जो गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी गैस उसमें। अगला देखना, नेक्स्ट है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो मेथेनोजेंस हो, इसलिए बोलते हैं ना मेथेन, ठीक है, मेथेन गैस ज्यादा होती है, तो मेथेनोजेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेथेन उत्सर्जन करता है, तो इनमें से सभी, धान का खेत में भी, ऐसा मत होगा कि धान के खेत में नहीं, तो धान के खेत में क्या होता है, धान के अगर खेत की बात करोगे तो उसमें क्या होता है, घास वगैरह नहीं जाता, तुम धान के खेत में जाओगे उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा धान, उसमें घास वगैरह नहीं उगते, क्यों, क्योंकि उसमें मेथेन की मात्रा काफी ज्यादा, दीमक से भी क्या होता है, मेथेन गैस उत्सर्जित होता है, और जो पशु होते हैं, पशु के भी क्या होता है, मेथेन गैस उत्सर्जित होता है, ठीक है, मेथेन तो इसमें बात करते हैं इसमें से सभी, तो ये चीज थोड़े थोड़े क्या ध्यान रखा करो कि कहाँ से क्या पूछ, ठीक है, सिर्फ पशु मत चाह क्या जाना, पशु को टिक मार के आ जाओगे, ठीक है, पशु क्या होगा, टिक मार के आ जाओगे, तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें सभी, तो पहले एग्जाम में ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि बस पशु देखा फटाक से मार के आ गए टिक, ठीक है, नहीं, वहां पे दीमक में भी निकलता है, धान की खेत में भी निकलता है, और तुम्हारा पशु में भी निकलता है, और गोबर में भी निकलता है मेथेन, ओके। चलो अगला देखना, बस ज्यादा बचा नहीं, 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लो, ठीक है। इनमें से कौन सा निमेटोड तंबाकू के पौधों की जड़ों में संक्रमित करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेलाइडोडोजिन इंकोग्नेटा, ठीक है, इंकोग्नेटा ये हो जाएगा आपका, कि निमेटोड जो तंबाकू होता है इसमें पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है, ठीक है, उसकी पौधों की जड़ को खराब कर देता है, तो मेलाइडोडोजिन और निकोग्नेटा ये जो होता है उसकी जड़ को खराब कर देता है। आगे देखना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला है, बैसिलस thuringiensis जो बीटी फसल होते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, जो बैसिलस thuringiensis जो बीटी फसल होता है, अगर उसकी बात करें तो ये क्या है, ऑब्वियस प्रोटीन इनमें से कौन सा है, तो बात के जो क्राई प्रोटीन होते हैं, ठीक है,
जो बीटी फसिल होते हैं, मतलब बात करते हैं जो बासस थ्रोजेंसिस होते हैं, तो स्रावित जो अबिस प्रोटीन होते हैं, ये कौन सा तुम्हारा क्राइक प्रोटीन होता है। क्लियर है बात है। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक खाद नहीं है, तो बासस थ्रोजेंसिस, ये हमारा जैविक खाद नहीं है। बाकी स्पेसीज जो है एस्ट्रोबैक्टर, क्लाइसो, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम या फिर एजोला, ये सभी क्या है तुम्हारे जैविक खाद आता है, जैविक उर्वरक में आते हैं। लेकिन तुम्हारा बासस थ्रोजेंसिस है, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे क्या है, सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मिट्टी में पाए जाने वाले। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी होते हैं, तो चावल के लिए होते हैं। जो नील हरित शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये जो चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, उसके लिए क्या होता है, काफी उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अगला देखना, नेक्स्ट है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, उसके लिए किसका करते हैं हम लोग, तो नील हरित बैक्टीरिया का करते हैं, नील हरित बैक्टीरिया का किया जाता है। क्लियर है। अगला देखना, किस गैर फली पौधों में जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है, तो इसका फ्रांकिया हो जाएगा। देखो लास्ट का क्वेश्चन है, मैं फटाफट बता दे रही हूँ, टाइम ऑफ कम है, ठीक है, क्वेश्चन भी कम होने में 2-3 क्वेश्चन और है, तो फटाफट कर लो, उसके बाद आराम से जाओ। ठीक है, लास्ट चैप्टर ही चल रहा है, 10वां चैप्टर चल रहा है हमारा, क्या है, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10वां क्या है चल रहा है। ठीक है, 10वां चल रहा है चैप्टर। इसके बाद वाले में क्या होगा, 11 से लेकर 16 तक चैप्टर, मतलब तुम्हारा 7-6 चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, इसके बाद जो क्लासेस होंगी। क्लियर है, बताओ, तो सब लोग आया करो, किया करो, इसका आंसर बताओ, तो फ्रैंकिया हो जाएगा। ठीक है, गैर फली पौधों की बात करें तो गैर फली पौधों में जड़ों के पिंड में जो जैविक खाद मौजूद होता है, तो फ्रैंकिया होता है। नेक्स्ट देखना, अगला है तुम्हारा, मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, तो तुम्हारा जो जैविक खाद होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या होता है, काफी बढ़िया होता है। ईस्ट और कीटनाशक नहीं, कीटनाशक भी क्या होता है, बस मारते जाओ तुम्हारी खेत बंजर हो जाती है। ठीक है, तो जैविक खाद जो होते हैं, जो घर का जो गोबर वगैरह का बना होता है, वो क्या होते हैं, काफी बढ़िया होते हैं। ठीक है, खेतों के लिए, उसके मिट्टी के लिए काफी लाभदायक होता है। अगला देखना क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह होता है, जीव समूह क्या होता है, ये जैविक खाद होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये जैविक खाद होता है। नेक्स्ट देखना, जैविक खाद का मुख्य स्रोत होता है, तो जीवाणु होता है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है, ना हरा शैवाल होता है, ना ईस्ट होता है, ना लाल शैवाल होता है, बल्कि इसमें से क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, काफी सही हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, ये जैविक खाद का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। क्लियर है, उसको मतलब किण्वन करने में, उसको ऐसा नहीं कि बस, हाँ, उसको क्या कहते हैं, सड़ाने की बात करते हैं, जैसे गोबर वगैरह होता है तुरंत खेत में डालते हैं, वो नहीं, गोबर को क्या होता है, सड़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, खेतों में डालते हैं, वो काफी लाभदायक होता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, उसको जैविक खाद का स्रोत क्या है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो बैक्टीरिया होता है, उसको सड़ाने का कार्य करता है, मेन कार्य उसका बैक्टीरिया का यही है, उसको सड़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला देखना, नेक्स्ट है, दलहनी पौधों की जड़ों के पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो तुम्हारा राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, इसमें से क्या पाया जाता है, आपका राइजोबियम जो है, दलहनी पौधों की जो जड़ें होती है उसमें पाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको अलग से खाद पानी देने की आवश्यकता ही पड़ती है, क्योंकि उनकी आपूर्ति वहीं से पूरी। क्लियर है बातें, इतनी बातें में ध्यान रखना है जितनी भी दलहनी फसलें पाई जाती है। अगला देखना, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बताओ, तो राइजोबियम करता है, ये मैंने इसके पहले भी बताया था। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन, दलहनी फसल, तो राइजोबियम ही हो जाए। अगला देखना, नेक्स्ट है, फैंक्रिया है, एक क्या है, तो बात करते हैं, ये जैव उर्वरक है, इसके पहले बताया था ना, जैव, बस क्वेश्चन तो चेंज कर दिया, बस क्या कर दिया, फ्रैंकिया ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, तो इसका आंसर क्या है, और इसके पहले में क्या था, जैव उर्वरक है, ऑप्शन में क्या दिया था, फ्रैंकिया दिया था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन में फ्रैंकिया दे रखा था। ओके, चलो अगला देखना, नेक्स्ट है, कवक मूलक एक सहजीवी है, क्या है, कवक मूलक एक सहजीवी, तो कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच की है, क्या है, कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अगला है तुम्हारा, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, तो एना बेना के साथ बनाता है, किसके द्वारा बनाता है, एना बेना के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, यहीं पे हमारा खत्म करते हैं, तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं, इसके बाद का अगला चैप्टर लेके आते हैं, पूरा किससे, 11 से लेके, इसके बाद वाले कितना कराऊंगी, 11 से लेके तुम्हारे 16 चैप्टर पूरा। ठीक है, 11 तो 16 चैप्टर पूरा करवाऊंगी, इसके बाद वाले क्लास में
तो तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन उसके पहले सुन लो, अगर तुमको कोई भी क्लासेस वगैरह चाहिए तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो वहां से, लेकिन आप मेहनत करना होगा तब भी ज्वाइन करना, ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के आ जाए ज्वाइन कर लिया, ठीक है। पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा साथ साथ में, तभी आके क्लासेस ज्वाइन करना बढ़िया सा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया सा ओके। तब तक पढ़ो, बढ़िया रहो, मस्त रहो।